दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर के कितने लोग भर्ती हैं इस समय, जिनकी वजह से दिल्ली वाले बेचारे सड़कों पे? मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन रहा है, इसलिए दूसरे देश राज्यों के मरीज दिल्ली नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखिए कि जब लॉकडाउन नहीं होता और आप दिल्ली के अस्पतालों का आंकड़ा देखिए, आप तो उसके पहले का प्राइवेट दे दीजिए ना, अस्पतालों में 50%, मुझे ये बता दीजिए दिल्ली के अस्पतालों में देश के और हिस्सों से कितने मरीज आके इलाज कराते हैं जो दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज कराते हैं? हाँ बिल्कुल सुन लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तभी तो आप मैं सुनने के लिए बैठा हूँ और इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, इसलिए दिक्कत क्या है ना, मैं न्यूयॉर्क कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप खुद न्यूयॉर्क से तुलना कर दें तो सब कुछ ठीक ठाक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है, आप अपने आप बताना चाहें तो सब ओके है, क्या इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आतिशी जी देखिए अगर आपको बिना गेस्ट के शो करना है, आतिशी जी पिछले 6 मिनट से आप बात कर रही हैं और लगातार आप बोल रही हैं, मैं आपसे सवाल भी पूछता हूं तो आपको चुप जाता है। मैं तो उसी चीज का जवाब दे रही थी जब आपने टोका। मैं आपको आंकड़ा ही बता रही थी जब आप बीच में बोलने लग गए कि लॉकडाउन से पहले दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 50% मरीज दिल्ली के बाहर के होते हैं। परसेंट कैसे अंदाजा लगता है? ये तो वेग सा जवाब हुआ ना कि 25% होते हैं, 22% होते हैं, 50% होते हैं। 70% पेशेंट्स दिल्ली के बाहर के होते हैं। ये आप पेशेंट्स के रिकॉर्ड से हमने आंकड़ा निकाला है। ये आंकड़ा महेश वर्मा कमेटी द्वारा दिया गया है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखने के बाद। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जितने बेड दिल्ली वालों के चाहिए उसके लिए अब हमारी रिक्वायरमेंट दुगनी हो गई है। तो अब ये सवाल, मैं तो एक सीधा देखिए, हम तो अब एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने जिसने भी आदेश पारित कर दिया तो कर दिया। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि देश भर के लोगों के लिए बिस्तर हम लेके आ पाए, लेकिन ये फैक्ट है कि अब जितने बिस्तर के लिए दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यकता थी उससे बिस्तर की आवश्यकता दुगनी हो गई है। ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता थी वो दुगनी हो गई है। आईसीयू की जितनी आवश्यकता थी वो दुगनी हो गई है। अब ये आवश्यकता कैसे पूरी होगी इसको जरूर देखना पड़ेगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब केंद्र सरकार जाने, हमको कुछ नहीं, हमने तो कहा था हमारे हिसाब से बेड करने, तो ये करने नहीं दे रहे, अब कोई मरेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, आप बताइए। हमारी एक प्लानिंग है कि किस प्रकार से बेड्स की संख्या कितने प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ाई जाएगी, कितने बेड्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एक बात नहीं समझ पा रहा बेड्स की आवश्यकता है, कितनी में ऑक्सीजन की और कितने में आईसीयू। ये बात आपने कही, उस नंबर्स की दिल्ली के संख्या की तैयारी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जरा मैं अभिषेक कुछ बेड्स की आज की तैयारी है, कुछ 30 जून की तैयारी है, कुछ 15 जुलाई की तैयारी है, कुछ 30 जुलाई की तैयारी। नहीं ठीक है, अभी भी प्रोग्रेस, लेकिन जब वो संख्या दुगनी हो जाती है तो सवाल तो उठेगा। ये आंकड़ा भी उस हिसाब से है आतिशी जी, जब आप ये मान रहे हैं कि इनमें से 15% ही ऐसे होंगे जिनको बेड की अस्पताल में जरूरत होगी, खुदा ना खास्ता कहीं वो 20-22% हो गए तो ये आंकड़ा भी धरा का धरा रह जाएगा। अब मैं जरा अभिषेक दत्त और आरपी सिंह उन दोनों के पास आना चाहता हूं एक एक करके। पहले अभिषेक दत्त, अरविंद केजरीवाल लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी तैयारी कंट्रोल में है, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है और हम बिल्कुल लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो हमें 70 दिन का लॉकडाउन का समय मिला, हमने परफेक्ट कर लिया अपना प्लान और समय के साथ साथ हम उसको बदलते भी जाएंगे। लेकिन आज की बातों से लग रहा है कि साहब हम तो करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया। क्या वापस चीजें वहीं आ गई जहां 3 महीने पहले थी कि हम तो करना चाहते, इन्होंने करने नहीं दिया? सबसे पहले जो रागिनी नायक जी का आपने नाम लिया, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ उन्होंने वो क्यों लिखा। 3 जून को दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर आया कि जितने भी एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं उनका हम कोई भी जांच नहीं करेंगे, जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के उल्लंघन में आता है। आईसीएमआर ने ये जरूर बोला है कई स्टेट्स के अंदर कि आप उनका चेकअप नहीं कीजिए, परंतु जैसे केजरीवाल जी हैं, इनका एक्सपोजर अभी दिल्ली में ज्यादा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता पिछले 70-72 दिन में वो दिल्ली के बाहर निकल कर उनके घर पर कोरोना वायरस पहुंच गया, तो वो एसिम्प्टोमेटिक ऐसे कई जिनके टेस्ट नहीं हो पा रहे। लैब गलत है, आप उनके अगेंस्ट जरूर एक्शन लीजिए, परंतु जो लैब एसिम्प्टोमेटिक केसेस को चेक करके दिल्ली में कोरोना वायरस को रोक रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन मत कीजिए। तो रागिनी जी ने ये कहा कि आप अपना टेस्ट करा रहे हैं, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ आज दिल्ली को उनकी जरूरत है, वो जल्दी ठीक होकर वापस आए, परंतु केजरीवाल जी के साथ साथ बहुत आम आदमी दिल्ली में, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा, एटलीस्ट उनके भी टेस्ट होने बहुत जरूरी है। जो आपने बात करी केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने एक पीछे प्रेस रिलीज दिया था 27 मई को, उन्होंने मीडिया में कहा था कि दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट आएंगी तो हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, दिल्ली में बिहार का आदमी आएगा। अभी ये काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रखा है ये वीडियो। एक तरफ 1 महीने पहले केजरीवाल जी खुद कहते हैं
आज कुछ कहते हैं। अगर इनके दिल्ली के अस्पताल देख लीजिए, मैं आतिश जी से पूछना चाहता हूं कि 38 में से केवल 5 अस्पताल आपने चिन्हित करे कोरोना वायरस के लिए, जिनको आप भर नहीं पा रहे। आप ही के खुद के जो आपकी हेल्थ कमेटी है डॉक्टर महेश वर्मा जी की, वो ये कह रही कि आपके पास 470 वेंटिलेटर अभी हैं। उन्होंने तो कहा था कि 1 लाख का फिगर है तो आपको 10,000 वेंटिलेटर चाहिए। अगर आज जो मनीष सिसोदिया जी ने इतनी बड़ी बात करी 5 लाख केसेस की, अगर इसका 20% बढ़ाएंगे तो 1 लाख वेंटिलेटर दिल्ली में कहां से आएंगे? बहुत बड़ी सोचने की बात है। और एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 दिन पहले इन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन खोला, आज ये डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कर रहे हैं। ये दिखाता है इनकी सीरियसनेस दिल्ली के प्रति कितनी है। ये मीटिंग 28 में, 29 में, 30 में को होनी चाहिए थी। उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज किस तरीके से है, ठीक है। क्या ये लॉकडाउन खुले या ना खुले।